हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 8 का इंग्लिश का बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम होगा वंडर। तो चलिए देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 का सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले बुक का जो क्वेश्चन आंसर है वो ए नंबर में वार्मर वाला। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा। देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी वंडर एट, टेल योर क्लास सम सच थिंग्स दैट यू हैव ऑफन वंडर्ड एट। तो इसका आंसर होगा हमारा I often wonder how this world was made. How did our planet come into its existence? How so many creatures were formed? Who made all of us? How is he? चलिए अब नंबर बी में देख लेते हैं। लेट्स कॉम्प्रीहेंड। तो B1 का हो जाएगा थिंक एंड टेल वाला B11। तो आंसर दिस क्वेश्चंस ओरली। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टैंजा टेल यू दैट द पोएट इज क्यूरियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा द कलर ऑफ द ग्रास नॉट सीन विंड, द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड नेस्ट एंड द ट्रीज इन द रेस्ट। These are the things in the first stanza that tell us that the poet is curious to know why they are so. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। Why do you think the speaker calls the cloud fluffy? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा The cloud moves in the sky swiftly, so the speaker calls the cloud huffy. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। Does the wind have any color? तो इसका सही आंसर होगा नो, विंड हैज़ नो कलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। डू यू ऑफन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स दैट यू वंडर एट, डज ही आंसर योर क्वेश्चंस? इफ ही डजंट, व्हाट डू यू डू टू सेटिस्फाई योर क्यूरोसिटी? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आई ऑल्सो आस्क माई फादर अबाउट द थिंग्स आई वंडर एट, my father answers my questions. If he doesn't know some questions answer, he tells me to ask it from others. To satisfy my curiosity, I ask such questions from my teachers and other elderly persons. चलिए अब B1 का 2 नंबर देख लेते हैं। Based on your reading of the poem, say whether the following statements are true or false. तो ट्रू और फॉल्स वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। द शेप ऑफ द मून इज फिक्स्ड, जो कि फॉल्स है। तो चलिए नंबर 2 में आते हैं। द बर्ड्स मेक देयर ओन नेस्ट, जो कि ट्रू है। नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। द रेनबो इज नॉट ऑलवेज कलरफुल, तो ये भी गलत कथन है, दूसरा वाला सही था। चलिए नंबर 4 में आते हैं। द स्टार्स डू नॉट गिव लाइट, गलत बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी का 2 नंबर थिंक एंड राइट। चलिए B2 का 1 में देख लेते हैं। थिंक ऑफ थिंग्स एंड आइडियाज दैट यू एसोसिएट विद रेन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। देन क्रिएट अ वेब चार्ट अराउंड द वर्ड रेन। तो यहाँ पर देखिए ये चार्ट बना हुआ है, अब पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आंसर इसका आंसर तो आपको बता ही दिए यहाँ पर। B2 का 2 नंबर देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन मोर, यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, 100 नहीं, यहाँ पर 50 है, यानी 50 से ज़्यादा शब्दों में आंसर नहीं देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट वाई द ग्रास इज ग्रीन, why the wind is never seen. The poet wants to know who taught the birds to build a nest, why the trees take rest, where goes the missing bit of moon. He also wants to know about the lights of stars, about lightning's origin, how comes the rainbow and the fluffy clouds up in the sky. तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर था यहाँ पर अच्छे से भरा गया है। यहाँ पर भी यहाँ ऊपर वाले में खाली था, तो यहाँ पर से आप देख करके भर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। हु डू यू थिंक इज द टी इन द पोएम चाइल्ड और एन एडल्ट?
गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आई थिंक दैट टी इन द पोएम इज अ चाइल्ड, ही इज नॉट एन एडल्ट। द क्वेश्चंस दैट राइजेस in his mind are the questions of a child's curiosity. Adults don't ever think of such questions. So I agree to the point that the speaker T of the poem is a child. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। What opinion do you form about the speaker? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इन माई ओपिनियन द स्पीकर इज अ चाइल्ड ऑफ हाई मेंटल लेवल, ही इज इंटेलिजेंट, हिज माइंड इज फुल ऑफ क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। नंबर 4 में आते हैं। व्हाट डज द क्वेश्चन इन द एंड सजेस्ट अबाउट द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज डैड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा द क्वेश्चन कमिंग इन द एंड ऑफ द पोएम suggests that the boy is undecisive. He is not sure that his dad knows the answer of his questions, and even if he knew it, he was doubtful that he would answer to all his queries. यहाँ पर देखिए हमें लग रहा है कि यहाँ पर डबलफुल नहीं, यहाँ पर डाउटफुल होगा, DOUBTFUL ऐसे डाउटफुल। चलिए अब नंबर सी में आते हैं यहाँ पर वर्ड स्टडी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए आप क्या कह रहा है हमारा। व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब ब्लो आउट मीन इन द पोएम? लुक अप अ डिक्शनरी एंड लिस्ट द मीनिंग, नोट डाउन अदर मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब एंड यूज इट इन योर सेंटेंसेस कन्वेइंग अदर मीनिंग्स। तो इसका अब आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। ब्लो आउट इन द पोएम मीन्स टू एक्सटिंग्विश, ऑफ टू पुट ऑफ फायर। ब्लो आउट से यहाँ पर जो बनेगा हमारा सेंटेंस वो दिया गया है। द फायर वॉज ब्लोन आउट बाय द स्ट्रॉन्ग विंड। सम अदर मीनिंग्स ऑफ द फ्रेजल वर्ब कन्वेड इन सेंटेंसेस। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर। ब्लो आउट यानी कि टू लॉस फोर्स। द फायर ब्लू इटसेल्फ आउट। ब्लो आउट यानी टू डिफीट समवन इजीली। One cannot blow out my courage. Blow out यानी फ्लेम पुट ऑफ बाय विंड। तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं। द कैंडल ब्लू आउट एज ही ओपन द विंडो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। लुक अप अ डिक्शनरी एंड लिस्ट अदर फ्रेजल वर्ब दैट बिगिन विद ब्लो एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ब्लो आउट यानी टू कम आउट विद फोर्स। With the explosion, the high flames blew out from the gas, go down or building. To blown up, to blow upon, इसका मीनिंग हो जाएगा हमारा to speak ill of. तो it is bad to blow upon your friends. To blow one's on trumpet यानी to praise oneself. He is master in blowing his own trumpet. तो C1 का 3 नंबर देख लेते हैं। Fill in the blanks in the sentences given below with the suitable phrasal verbs given in the box. तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से उठा करके आपको भरना है इसमें। तो इसका आंसर आप यहाँ पर से देख लीजिए क्या कह रहा है। नंबर 1 का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर फिल हो जाएगा क्या, वीप आउट। और बी नंबर में यहाँ पर ही के बाद हो जाएगा सेट आउट। सी नंबर में देख लीजिए यहाँ पर क्या भराएगा, कॉल आउट। और डी नंबर में भरा जाएगा हमारा यहाँ पर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ही हैड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर देखिए इसमें तो शायद लग रहा है कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा क्या भराएगा। और ई नंबर में आप देख लीजिए यहाँ पर तो पुट आउट भराएगा, भर लीजिए अपने से। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर डी में। अब यहाँ पर डी नंबर में कह रहा है हमारा राइम टाइम। चलिए लुक एट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स। ग्रीन ग्रीन नेस्ट रेस्ट, ग्रीन सीन नेस्ट रेस्ट। यहाँ पर देखिए दिस पेयर्स ऑफ वर्ड्स you will notice end with similar sounds. Such pairs of words that ends with a similar sounds are called rhyming pairs of words. यहाँ पर आपको बता रहा था कि rhyming words क्या होता है, यहाँ पर उसी का यहाँ पर एक तरह से डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि वो दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। Pick out the rhyming pairs from the poem and add one more to each pair.
वन हैज़ बिन डन फॉर यू। यहाँ पर एक उदाहरण आपके दिया गया है, जैसे कि ग्रीन, सीन, बिन, ऐसे हो गया, यानी मिलता जुलता थोड़ा सा लिखना है। तो इसका आंसर देख लीजिए, राइमिंग पेयर्स फ्रॉम द पोम एडेड राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर नेस्ट, रेस्ट, चेस्ट, क्रेस्ट। दूसरे में देख लीजिए, राउंड, फाउंड, साउंड, माउंड, आउट, अबाउट, शाउट, स्काउट, स्काई, हाई, क्राई, फ्राई। फिर पाँचवें में देख लीजिए, सपोज, नोज, प्रोज, चोज। चलिए अब ई नंबर में देख लीजिए हैं, लेट्स टॉक। नंबर 1 में क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स और पेयर्स एंड इमेजिन इफ़ द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई व्हाट वुड हैपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले रवि क्या कहता है कि विदाउट द मून इन द स्काई द नाइट विल बिकम एब्सोल्यूट डार्क। कविता फिर क्या कहती है, इट्स सो फ्राइटनिंग टू थिंक ऑफ द नाइट विदाउट द मून, देन चिल्ड्रन कैंट बी एबल टू प्ले इन द नाइट। फिर देखिए यहाँ पर मीनी क्या कहती है, येस इट्स ग्रेट डिलाइट टू प्ले इन द मून लाइट। यहाँ पर क्या करा है, मूनलिट नाइट। फिर अनु क्या कहती है कि पीपल इन द विलेजेस विल बैडली सफ़र, दे वॉक फार ऑफ डिस्टेंसेस इन विलेजेस ओनली विद द हेल्प ऑफ मून्स लाइट इन द नाइट्स। अब देख लेते हैं एफ नंबर में ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, ट्रांसलेट इनटू योर मदर टंग एनी वन ऑफ द स्टेंजास ऑफ द पोएम दैट यू हैव जस्ट रीड। तो इसका आंसर देख लीजिए, सी हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द पोएम। तो यहाँ पर वंडर का हो जाएगा आश्चर्य करना, विंड मतलब कि हवा, बिल्ड मतलब कि बनाना, क्वाइट मतलब कि पूरा, फिर राउंड मतलब कि गोल, मिसिंग मतलब गायब, बिट मतलब टुकड़ा, लाइटनिंग यानी कि बिजली, फ्लैश यानी चमकना, फ्लफी यानी कि फुज्जीदार या फिर हल्के फुल्के, सपोज यानी कि मानना। तो दोस्तों यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जिसका सोल्यूशन हम आपको करवा दिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।